गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। इससे पहले बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था लॉज ऑफ मोशन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा जो है वो हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है, कंजर्व रहती है। जैसे गतिज ऊर्जा में अगर कमी होती है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, अगर स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। लेकिन टोटल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम सिंपल एग्जाम्पल्स लें तो जैसे जनरेटर है। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसी प्रकार से मोटर क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन न तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यानी कि ऐसा सिस्टम जो परिवेश में आइसोलेटेड है, उस सिस्टम की जो कुल ऊर्जा रहती है वो क्या रहती है? संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। इसलिए यदि किसी भी प्रणाली में यानी निकाय में या सिस्टम में, ब्रह्मांड में अगर किसी भी हिस्से में ऊर्जा की अगर हानि होती है तो ब्रह्मांड के किसी अन्य हिस्से में ऊर्जा की उतनी ही मात्रा की क्या होती है? लाभ भी होना चाहिए। यानी कि अगर हानि होती है तो उतना ही लाभ हो जाता है। यानी कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहनी चाहिए? कंजर्व रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तथा काइनेटिक एनर्जी का योग हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, नियत रहना चाहिए। यानी कि टोटल एनर्जी हमेशा नियत रहती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी को अगर अलग अलग फॉर्म में लिया जाए तो उसको एनर्जी है, अलग अलग फॉर्म की जो एनर्जी है उसको कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यानी कि न्यू एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी होती है वो होती है यदि एयर में कोई भी रेजिस्टेंस या फिर हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन नहीं होता है तो डेल्टा के ई यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन पोटेंशियल एनर्जी के परिवर्तन के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, यानी कि माइनस का चिन्ह यही बताता है। माइनस का चिन्ह बताता है कि यदि काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी? कमी होगी। यदि काइनेटिक एनर्जी में कमी हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी परिवर्तन को लिखें तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यानी कि इनिशियल को एक तरफ ले जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी। ये हो गया टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये भी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी फाइनल। यानी कि इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के क्या होगी? बराबर होगी। यही और यही क्या कहलाता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं द वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय। हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय में कहा जाता है कि किसी भी वस्तु पर बलों द्वारा किया गया जो शुद्ध कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि किया गया जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि W इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा के ई। डेल्टा के ई है के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को घटा दे तो ये क्या कहलाएगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य ऊर्जा का प्रमेय जो है वो न्यूटन के सेकंड लॉ पर आधारित है। यानी दूसरे का न्यूटन का जो सेकंड नियम है, दूसरा नियम है, उससे कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से हम प्रूफ देखते हैं इसका, कैसे सेकंड लॉ से हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्राप्त करते हैं।
W कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। और न्यूटन्स का सेकंड नियम हमारा क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू एम ए क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि m dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू dv अपॉन डी टी को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dx अपॉन डी टी। तो हो जाएगा m dv अपॉन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, जो कि क्या होता है, वेग v। तो हो जाएगा mv dv अपॉन dx। तो f का ये जो मान है mv dv अपॉन dx, ये हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 आएगी वो क्या आएगी, w नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mv dv अपॉन dx, ये dx कैंसिल, तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डी वी, क्योंकि वी वेग का मान अगर हम वी आई से वी एफ तक चेंज हो रहा है तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी आई वी एफ एम वी डी वी। तो एम क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी आई वी एफ वी डी वी। वी का जब हम समाकलन करते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है, वी स्क्वायर बाय 2, यानी क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट क्या हो गई, वी आई टू वी एफ, और हम तो है ही। तो अगर हम इस लिमिट को रखेंगे तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा हाफ एम, तो हो जाएगा अपर लिमिट रखोगे तो वी एफ स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट रखोगे तो वी आई स्क्वायर, तो हमारे पास प्राप्त होगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि हम बोल सकते हैं डेल्टा के ई, यानी कि जो किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और यही हमारी क्या बोलती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय थ्योरम कहते हैं, यानी कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्रूफ कर दिया। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि यदि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में दो या दो से अधिक निकायों के लिए एक दूसरे पर कार्य करते हुए उनकी कुल मोमेंटम यानी कुल संवेग क्या रहता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है। कब, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लागू नहीं होता है, यानी कि हम कह सकते हैं बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल संवेग मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, या बोल सकते हैं हम नियत रहता है। इसलिए मोमेंटम यानी कि संवेग को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है बाह्य बल की अनुपस्थिति में। जो संवेग संरक्षण का जो ये नियम है ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम का एक महत्वपूर्ण परिणाम है, यानी कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम से हम मोमेंटम संरक्षण संवेग संरक्षण के नियम को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसमें संवेग क्या रहती है, संरक्षित रहती है। संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि एम वी, यानी कि पी बराबर एम वी इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट, नियत रहता है संवेग संरक्षण में नियम में। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संवेग संरक्षण को प्राप्त किया जाता है। हम मान लेते हैं दो पार्टिकल हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक पार्टिकल जिसका द्रव्यमान क्या है, m1 है, दूसरा पार्टिकल इसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। m1 द्रव्यमान के पार्टिकल का वेग क्या है, v1 है, m2 द्रव्यमान के पार्टिकल का वेग क्या है, v2 है। इन दोनों पर एक दूसरे के समान तथा विपरीत दिशा में बल लग रहा है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F21 इज इक्वल टू माइनस F12, तो हो जाएगा F21 प्लस F12 इज इक्वल टू 0। न्यूटन के सेकंड नियम से F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, तो हो जाएगा F21 इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1a1 प्लस F12 इज इक्वल टू सेकेंड पार्टिकल के लिए m2a2 इज इक्वल टू 0। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा d, क्योंकि m द्रव्यमान क्या है, कांस्टेंट है, तो अंदर ले जाएंगे d m1 v1 अपॉन dt प्लस d m2 v2 अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं d अपॉन dt m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा, यानी कि यदि कोई डेरिवेटिव टाइम के अकॉर्डिंगली ज़ीरो है तो उसका ये हो जाएगा, ये क्या होता है कांस्टेंट, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या रहेगा कांस्टेंट, और m1 v1 प्लस m2 v2 ये क्या होगा टोटल संवेग। तो यानी कि p इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट, यानी कि संवेग क्या रहता है संरक्षित रहता है, यानी कि p इज इक्वल टू एम वी क्या होगा, p इज इक्वल टू एम वी होता है, तो यानी कि ये क्या रहेगा कांस्टेंट, यानी कि इसमें संवेग क्या रहता है संरक्षित रहता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया कि संवेग हमेशा क्या रहता है संरक्षित रहता है, यही संवेग संरक्षण का नियम है। अब हम पढ़ते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम को जो है वो लीनियर मोमेंट यानी कि रेखीय संवेग का घूर्णीय एनालॉगी होता है, इसे कैपिटल एल से व्यक्त करते हैं, यानी कि घूर्णी गति में एक कण की जो कोणीय संवेग होता है उसी को क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग बोलते हैं, और इसको दर्शाते हैं एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर दूरी है और पी क्या है रेखीय संवेग है, लीनियर मोमेंटम है। यानी कि अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है। किसी भी प्रणाली या निकाय में कोणीय गति को अगर संरक्षित किया जाता है तो उस प्रणाली पर कोई शुद्ध बाहरी टॉर्क यानी कि शुद्ध बाहरी टॉर्क यानी घूर्णन बल क्या होना चाहिए अनुपस्थित होना चाहिए। जिस प्रकार से रेखीय संवेग संरक्षण के नियम में बल अनुपस्थित होता है तो रेखीय संवेग क्या रहता है नियत रहता है, उसी प्रकार कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में यदि घूर्णन बल अनुपस्थित रहता है तो कोणीय संवेग क्या रहता है संरक्षित रहता है। अब हम देखते हैं घूर्णन बल क्या होता है। घूर्णन बल को टॉ से व्यक्त करते हैं और ये होता है आर क्रॉस एफ, यानी घूर्णन गति में जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं घूर्णन बल बोलते हैं और उसका मान होता है आर क्रॉस एफ। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे, यानी कि डी एल अपॉन डी टी, एल यहाँ पर क्या है कोणीय संवेग है, इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, एल का मान क्या है आर क्रॉस पी। तो पहले आर को कांस्टेंट करके पी के सापेक्ष आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी, फिर पी को कांस्टेंट करके आर के सापेक्ष डी आर अपॉन डी टी। तो ये जाएगा आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी क्या होता है संवेग में संरक्षण परिवर्तन की दर क्या होती है बल के बाह्य बल के समानुपात यानी एफ। तो आर क्रॉस एफ क्या होता है टॉ, तो ये तो हो गया टॉ प्लस पी क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। हम जानते हैं डी आर अपॉन डी टी यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है वेग v, तो हो जाएगा टॉ प्लस पी क्रॉस वी, पी संवेग इक्वल टू क्या होता है एम वी, तो एम पी की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा टॉ प्लस एम वी क्रॉस वी, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वी क्रॉस वी क्या होगा वी साइन थीटा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में यानी कि थीटा का मान क्या है 0 और साइन जीरो का मान क्या होता है 0, तो ये क्या हो गया 0, यानी कि ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी 0, तो हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टॉ प्लस एम इंटू 0, तो ये तो क्या हो गया 0, तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टॉ, यानी कि इंटीग्रल समेशन ऑफ टो इज इक्वल टू हो गया डी एल अपॉन डी टी, और टो क्या है 0 है तो डी एल अपॉन, अगर अब हम मानकर चलते हैं कि यदि बाह्य जो घूर्णन बल है वो यानी कि टो का मान क्या है 0 है, अनुपस्थित बाह्य घूर्णन बल की अनुपस्थिति में लेकर चलते हैं तो टो बराबर 0 होने पर ये डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू 0, यानी कि एल इक्वल टू क्या रहेगा कांस्टेंट, यानी एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग क्या रहेगा संरक्षित, और यही हमारा क्या कहलाता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। यानी कि किसी भी किसी क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, यदि उसका घूर्णन बल की अनुपस्थिति में जो कोणीय संवेग है वो क्या रहता है नियत रहता है। तो ये था कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो आज हमने पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का नियम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और लीनियर यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे व्हाट्सएप के थ्रू आप हम मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।